नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बुलेटिन की शुरुआत श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी खबर से करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में ये टेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि आफ्ताब की रिमांड 2 दिनों में खत्म हो रही है, इसलिए इन्हीं 2 दिनों में पुलिस को सारे साइंटिफिक जांच पूरी करानी है। सख्त सुरक्षा के बीच हो रहा है पॉलीग्राफी टेस्ट। अब पकड़ा जाएगा आफ्ताब का झूठ। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट की तैयारी। नार्को टेस्ट की प्री ट्रायल भी शुरू हो गई है। सच की यहां पड़ताल हो रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान 4 से 5 लोग वहां मौजूद रहेंगे। पहली मुलाकात से हत्या तक सवालों की पूरी सूची तैयार की जा चुकी है। एफएसएल लैब में आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है। तो श्रद्धा केस में पड़ताल आगे बढ़ती हुई सख्त सुरक्षा के बीच हो रहा है आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट की तैयारी है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में यह टेस्ट किया जा रहा है और आपको बता दें कि आफ्ताब की रिमांड 2 दिनों में खत्म हो रही है, इसलिए इन्हीं 2 दिनों में पुलिस को सारी साइंटिफिक जांच पूरी करनी होगी। पहली मुलाकात से लेकर हत्या तक सवालों की पूरी लिस्ट तैयार है। इन तमाम सवालों को आफ्ताब से पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार यह अंदेशा पुलिस जता रही थी कि हो सकता है कि आफ्ताब पूरा सच नहीं बता रहा, हो सकता है कि वो पुलिस को गुमराह कर रहा हो। लेकिन अब उसका झूठ ये मशीन पकड़ेगी। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट की भी तैयारी है। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान 4 से 5 लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। एक अफसर होंगे जो सवाल दागेंगे उसके सामने, तो साथ ही वहां पर वीडियोग्राफी भी इस पूरी प्रक्रिया की जाएगी। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा हम वरुण का रुख करेंगे। वरुण, इंतजार यही है कि जल्द से जल्द ये तमाम साइंटिफिक टेस्ट खत्म हो और सच से पर्दा उठ सके। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके का केस पूरे 6 महीने से बिखरा हुआ है, ऐसे में इन साक्ष्यों को जोड़ना, तथ्यों को इकट्ठा करना और इन तथ्यों को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे पुख्ता सबूत तो पुलिस के हाथ में लगे जिस पर ठोस कार्रवाई की जा सके। और शायद यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में उन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस निकालने का प्रयास करेगी जो कड़ियां अब तक जुड़ी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से पहले जो है वो करीब 18 सवाल पूछे गए थे और अब की बार जो है वो करीब 50 से ज़्यादा सवालों की फहरिस्त जो है वो दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम ने तैयार की है। लगातार जो है इन सवालों के जरिए ये देखा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में कितना ज़्यादा जो है वो आफ्ताब सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इस पॉलीग्राफ टेस्ट में जितने सवाल पूछे जाएंगे उनमें सेटिस्फाइड करने वाले अगर आंसर नहीं आते हो, लगता है कि आफ्ताब लगातार गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उन्हीं सवालों को जो है वो नार्को में कैरी किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इससे ये मदद जरूर मिलेगी कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अब तक जो चीजें नहीं निकाल पा रही है या फिर जहां पर उनको संशय पैदा हो रहा है कि आफ्ताब लगातार झूठ बोल रहा है, लोकेशंस गलत बता रहा है, जिन लोकेशंस पर वो गया है उनके बारे में वो जिक्र तक नहीं कर रहा है, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब को दिल्ली पुलिस आज जानना चाहेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि दिल्ली पुलिस अब इस बारे में छानबीन करती नजर आ रही है कि क्या ये मर्डर प्री प्लान तरीके से किया गया था, क्या पहले से ही आफ्ताब ने सब चीजें प्लान की थी और पिछले 6 महीने से, क्योंकि उसने उस लोकेशन को नहीं छोड़ा, वो वहीं पर रह रहा था, तो आखिर 6 महीने के अंतराल में उसने किस तरीके से सबूतों को नाबूद किया और किस तरीके से उसने चीजों को प्लान किया। तो ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जो लगातार दिल्ली पुलिस के दिमाग में चल रहे हैं और इनका जवाब केवल आफ्ताब ही दे सकता है। और पॉलीग्राफ टेस्ट में निश्चित तौर पर बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उसके बाद नार्को टेस्ट में हम कह सकते हैं कि सारी तस्वीरें सामने निकलकर आ जाएंगी। वरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। तेजश्री भी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनका हम रुख करेंगे। तेजश्री, बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर ये इन्वेस्टिगेशन अब पहुंच चुकी है, क्योंकि एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर पाया गया। कॉन्ट्रडिक्शन ये कि जानकारी इस तरह की मिली कि कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने भी ये वो कबूल कर चुका है आफ्ताब कि मैंने गुस्से में इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन जब वो चिट्ठी सामने आती है जो श्रद्धा ने लिखी थी 2020 में, उसमें साफ साफ उसने इस बात का जिक्र किया है कि उससे डर है कि आफ्ताब उसकी हत्या कर सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा।
जी बिल्कुल, देखिए आफ्ताब जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहा है, पहले उसने कहा कि वो नशे की हालत में था, इसलिए उसने ये सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही में जब उसने कोर्ट ने इस बात को कबूला कि उसने ये इसीलिए किया क्योंकि उसने हीट ऑफ द मोमेंट में आकर किया, वो बहुत आक्रोशित था उस पर्टिकुलर मोमेंट में। लेकिन हम पीछे की हिस्ट्री यदि खंगाले तो उसके दोस्तों को भी यही कहना है कि स्कूल के दिनों से ही वो इसी तरह से काफी गुस्सेल स्वभाव का रहा है, एंग्शियस रहना, एंग्री रहना, एग्रेशन में रहना उसका हमेशा से ही स्वभाव रहा है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि उसके हमें बिहेवियरल मूवमेंट्स पर भी देखना होगा। कल पुलिस स्टेशन में जब हमने देखा तब वो निराश पाया गया, वो रोता हुआ पाया गया, लेकिन आज कहा जा रहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नॉर्मल बताई जा रही है। अब पुलिस इन बातों पर पुख्ता सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है कि वो जिस तरह से जो बता रहा है क्या वो वाकई में सच है या नहीं, क्योंकि अब ये पूरी जांच साइंटिफिक एविडेंसेस के आसपास ही घूम रही है। क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये बात प्रूव करना सबसे मुश्किल होगा पुलिस के लिए, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में आफ्ताब की जो पुलिस कस्टडी है वो खत्म हो जाएगी और जुडिशियल कस्टडी शुरू हो जाएगी। हालांकि जुडिशियल कस्टडी में भी नार्को टेस्ट हो जाएगा और नार्को टेस्ट में भी कई सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी, लेकिन सबूतों के तौर पर पुलिस के पास इस वक्त क्या है? सबूतों के तौर पर पुलिस के पास आफ्ताब का फोन है, पहली चीज। दूसरी चीज, पुलिस के पास वो हड्डियां हैं जो मैदानगढ़ी तालाब से बरामद हुई, जबड़े का निचला हिस्सा है स्कल का जो महरौली के जंगलों से बरामद हुआ, और साथ ही साथ वो 2020 की चिट्ठी सबसे बड़े सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें उसने ये लिखा था, उसने ये लिखा भी था कि मुझे वो टुकड़ों में काट देगा, ही विल कट मी इनटू पीसेस। इस बात का साफ साफ श्रद्धा ने जिक्र किया था, और जान हानि भी है, वो कभी भी उसे मार सकता है। वो अब तक पुलिस के पास इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे डर था कि आफ्ताब उसकी हत्या कर सकता है, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। आफ्ताब ने उसे बहलाया, फुसलाया, माफी मांगी। हालांकि ये बात भी सामने आ रही थी कि उसके माता पिता को भी पता था कि इस तरह के झगड़े होते थे, तो यानी कि अब पुलिस ने भी उसके पिता से पूछताछ की है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस को कि पुलिस ने माता पिता से पूछताछ की, तो क्या पिता और माता को भी पता था कि इस तरह के कुछ घटनाक्रम होने वाली है? अब मेरी मौजूदगी छतरपुर के उसी फ्लैट में जहाँ पर वो रहता था, और कल भी यहाँ पर पुलिस आके गई थी, पुलिस की एक टीम आकर गई, और जाहिर सी बात है कि कई सारी चीजें यहाँ से भी बरामद हुई। बताया जा रहा था कि बाथरूम की जो टाइल्स है उसके बीच में खून के धब्बे यानी खून ब्लड स्टेन्स मिले हैं, उनकी भी जांच की जाएगी, उनका भी डीएनए मैच किया जाएगा, उन खून के धब्बों की जांच, हड्डियों की जांच और जबड़े के निचले हिस्से की जांच की जाएगी, और उसके पिता के डीएनए से मैच किया जाएगा। जी तेजश्री, आप भी बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह भी हो जाती है कि अब आफ्ताब की रिमांड 2 दिन में खत्म हो जाएगी, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन 2 दिनों में ही पुलिस को जो भी जांच करनी है, खासकर साइंटिफिक जांच, वो पूरी तरह से खत्म हो सके। देखिए, बिल्कुल पुलिस 12 दिन से लगातार आफ्ताब से पूछताछ कर रही है। वो जो कुछ पुलिस को बयान दे रहा है, पुलिस की टीम 10 से ज्यादा पुलिस की टीम, करीब 200 पुलिसकर्मी लगातार इस पूरे केस की जांच में जुटे हुए हैं। अब देखिए, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पुलिस की टीम हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुड़गांव पहुंचती है। इन सभी जगहों से पुलिस ने एविडेंसेस इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा पुलिस के पास कुछ टेक्निकल एविडेंसेस भी मौजूद है और फॉरेंसिक एविडेंसेस भी पुलिस के पास कुछ अभी जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अलग है। अब पुलिस इन सारे जो सबूत हैं इन सबको कंपाइल कर रही है और ये देख रही है कि जो भी कड़ियां हैं, जो मिसिंग कड़ियां थी, उनको किसी तरीके से जोड़ा जाए। अब जो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो कराया जा रहा है, उसके जरिए पुलिस यही जानने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ आफ्ताब ने उनसे छिपाया, क्या वो चीजें थी जो आफ्ताब ने नहीं बताई, जिसकी वजह से पुलिस अभी तक जो वाइटल क्लूज थे उन तक नहीं पहुंच पाई। जैसे वो मोबाइल फोन हो श्रद्धा का, क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण सुराग होगा। इसके अलावा वो आरी जो जिससे उसने पीसेस किए, वो आरी उसने कहां पर फेंका वो नहीं मिला। और वो कपड़े, जब वो मर्डर किया तो उसने मर्डर करने के वक्त जो कपड़े श्रद्धा ने पहने थे उसने वो कहां फेंका। और ये पूरी जो प्लानिंग है, 18 मई की जो पूरी साजिश है, क्या ये अचानक हुई या 18 मई से पहले इस प्लानिंग की? जी हिमांशु, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपके पास आगे आऊंगी। एक बार फिर से हम वरुण का रुख करते हैं। वरुण, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट तो शुरू हो चुका है, टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके बाद नार्को की तैयारी है, कितना वक्त दिया जाता है दोनों टेस्ट के बीच में? देखिए, अमूमन जो होता है, नार्को से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कराना
ज़रूरी माना जाता है और ये एक प्रोसेस होता है, क्योंकि हम ये कहते नजर आते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जिन सवालों के जवाब संतुष्ट करने वाले नहीं होते, नार्को में उनको कैरी किया जाता है। इसलिए 24 घंटे का अंतराल रखा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं अपराधी बहुत ज़्यादा अपने माइंड को बदल ना पाए, वो ये ना समझ पाए कि आखिर कल उसने जो जवाब दिए थे अगर वो उसमें फेरबदल करता है तो वो किस तरीके से अपने आप को मैनिपुलेट कर सकता है या दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता है या बचाव का कोई नया तरीका निकाल सकता है। इसलिए मात्र 24 घंटे का अंतराल रखा जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में और नार्को टेस्ट में। इसके अलावा क्योंकि आज अगर पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा दिन है लगभग, ऐसे में आज के बाद सीधे तौर पे अंबेडकर हॉस्पिटल में टेस्ट किए जाएंगे नार्को के लिए। ये करीब 38 टेस्ट होंगे। इन 38 टेस्ट में तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद कल जो है वो आफ्ताब का नार्को टेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसे में 24 घंटे के अंतराल में, क्योंकि जिस तरीके से खुद हिमांशु बताए थे केवल 2 दिन दिल्ली पुलिस के पास हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस चाहेगी कि अब की बार वो जब कोर्ट में जाए तो उसके पास पुख्ता आधार हो और उसी आधार पर जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से कुछ बातें कर सके। इसीलिए आज का दिन और कल का दिन बेहद अहम है, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में हो सकता है कि बहुत सारी पिक्चर जो है वो क्लियर होती नजर आए। जी, एक बार फिर से हम तेजश्री का रुख करेंगे। तेजश्री, एक बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल इस पूरे मामले में खड़ा है वो ये कि क्या ये कत्ल प्री प्लान था या फिर जिस तरह की बातें अभी आफ्ताब कर रहा है उसमें कुछ भी सच्चाई है। लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि वो जो अभी जिस घर में रह रहा था वो जानबूझकर उसने किन्हीं खास वजहों से चुना था। आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि अगर वो इस तरह की कोई शातिर प्लानिंग कर रहा था, किस तरह से ये लोकेशन, ये एरिया उसे सूट करता था? जी बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि ये जो लोकेशन है ये वाकई में एक ऐसी लोकेशन है जो मेहरौली के जंगलों से और मैदानगढ़ी तालाब से, जहां से 3 हड्डियां बरामद की गई है, वहां से बेहद करीब है। अब देखिए आप लाइन ऑफ इवेंट्स को देखिए और कैसे ये पता चल सकता है कि ये वाकई में एक प्री प्लान मर्डर था। सबसे पहले वो 2020 की चिट्ठी जिसमें श्रद्धा ने जिक्र किया, उसके बाद श्रद्धा की वो चैट जिसमें वो कहती है कि हाँ मेरे पास कुछ खबर है। अब क्या खबर है ये पता नहीं चल पाता है क्योंकि उसका कत्ल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि जब वो लोग हिमाचल से यहाँ पर लौटते हैं तो दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं। होटल के बाद एक दूसरी जगह जाते हैं और यहाँ पर छतरपुर में आने के लिए बद्री नाम के शख्स से संपर्क में आते हैं और उसी व्यक्ति ने यहाँ पर उनको ये फ्लैट दिलवाया था। फ्लैट की तस्वीरें गिरीश दिखाई, यही फ्लैट उन्हें दिलवाया गया था, यहीं पर वो रुका था। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इस फ्लैट से करीब करीब उसने ये 10 दिन के अंदर यहाँ पर आने के बाद इसी फ्लैट में वो रहा और 10 दिन के बाद उसका कत्ल हो गया। तो क्या उसने ये सोचा था कि छतरपुर से मेहरौली का जंगल पास में है, वहां पर बॉडी पार्ट्स को डंप करना आसान होगा, इसलिए उसने फ्लैट लिया? क्योंकि देखिए आप ये रास्ता भी देखिए, रात को जब कोई जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत कम सीसीटीवी फुटेजेस होते हैं। रेसिडेंशियल इलाका है, लोग घरों से बाहर रात के वक्त ज्यादा नहीं निकलते हैं। सीसीटीवी हमारे पास जो आया वो भी बहुत उस तरफ का था जहां पर आप बाहर जाने का रास्ता है। और उसके बाद मेहरौली के जंगलों में जब हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर 2:30-3 बजे जब कोई जाएगा तब कैसे कोई देख सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने ये सोची समझी साजिश के तहत किया होगा। और यदि आप ये देखें कि उसने डेक्स्टर वेब सीरीज देखी थी और कई सारी ऐसे घटनाक्रम देखे थे, अनुपमा हत्याकांड उसने देखा था जिसमें उसी तरह से उसके पति ने, उस महिला के पति ने उस पत्नी को, अपनी पत्नी को लगभग 50 से ज्यादा टुकड़ों में काट दिया था। तो क्या बैक ऑफ द माइंड 10 दिन पहले से ही उसके दिमाग में ये ख्याल था कि मैं छतरपुर में आऊंगा, छतरपुर में आके इस फ्लैट में रहूंगा और इस फ्लैट में आके एक ऐसी जगह चुनूंगा जहां से मुझे वहां पर जाना आसान होगा। अब चूंकि वो ये कह तो रहा है कि मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में किया, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में और पुलिस उसके अगेंस्ट भी ये यूज कर सकती है कि यदि तुमने ये हीट ऑफ मोमेंट में किया तो ये सारी चीजें प्री प्लान की कैसे हुई, तुमने आरी क्यों खरीदी, तुमने वो केमिकल क्यों खरीदा, कैसे तुम्हें पता था कि यहाँ से जंगल का रास्ता इतना पास होगा कि 10 या 20 मिनट की दूरी पर भी कोई व्यक्ति यदि चल के जाता है, रात के वक्त गाड़ी से जाता भी है तो रास्ता सुनसान रहेगा। तो क्या इसी सोची समझी साजिश के तहत वो वहां पर गया था? ये सारी बातें यहाँ से निकलकर सामने आएंगी और शायद यही हीट ऑफ द मोमेंट उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, श्रद्धा मर्डर केस में 2 साल पहले का वो कंप्लेंट लेटर एक बड़ा आधार बनता दिख रहा है, जिसमें श्रद्धा ने हत्या की आशंका जताई थी। श्रद्धा को जिस बात का डर सता रहा था वो सच साबित हुआ है, यानी कि एक बात तो साफ है कि यकीनन आफ्ताब श्रद्धा को इस तरह की धमकियां देता था। बिल्कुल साफ है। और देखिए जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात है, जब पुलिस को अगर ज्यादा सबूत नहीं मिलते हैं
तो उसके बाद यही चीजें जो है वो कोर्ट में बेहद काम आएंगी, क्योंकि पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। उसने जो बयान दिया, उसके बाद पुलिस ने उसी बयान के आधार पर अलग अलग जगहों पर पुलिस जाती है, उसके मूवमेंट को चेक करती है, उसके दोस्तों के बयान दर्ज करती है, और उसके बाद ये चिट्ठी सामने आती है जो कंप्लेंट जो उसने श्रद्धा ने पुलिस को दी थी। तो ये जो चिट्ठी है ये पूरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को बल प्रदान करती है, और जब कोर्ट में जब पुलिस चार्जशीट पेश करेगी तो ये जो शिकायत है ये काफी अहम सबूत के तौर पे सामने आएगा कि आप ये देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ये अंदेशा पहले से था, और इस तरीके का डर जब उसको था तभी ये चीजें लिख करके श्रद्धा ने पुलिस के सामने दी थी। लेकिन उस वक्त अपने श्रद्धा एक बार फिर से इसकी बातों में आ गई और इसके साथ रहने चली आई। अब यहाँ पर पुलिस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अलावा, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है, दिल्ली पुलिस के बेहद तेज तर्रार अधिकारी जो है इस पूरे केस की वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, और किस तरीके से कोर्ट में इस केस को प्रेजेंट करना है, क्या एविडेंसेस उन्हें मिल चुके हैं और किस चीजों की उन्हें जरूरत है, वो लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। तो पुलिस की कोशिश ये है कि जो कुछ भी अभी तक सबूत मिले हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो, इसके अलावा जो दूसरी तरफ से उनको जो हड्डियां बरामद हुई हैं उनकी जब फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, और इसके अलावा जो लोग श्रद्धा और आफ्ताब को बेहद करीब से जानते थे उन सभी के जो स्टेटमेंट दर्ज किए हैं, ये सारी चीजें, और जो पुलिस को उसकी मूवमेंट मिली है, आप ये देखिए रात के 2 बजे, सुबह 4 बजे जो उसके मूवमेंट मिले हैं, ये सारी चीजें वो लेकर के आगे बढ़ेंगे पुलिस। बिल्कुल वरुण, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अब हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि कौन कौन से वो सवाल हैं जो अब तक आफ्ताब से पूछे जा चुके हैं, और आज की जो लिस्ट तैयार की गई है कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं? देखिए, पहले जो हैं करीब 18 सवाल जो हैं वो आफ्ताब से पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। 5 सवाल शुरुआत तौर पे ये रहे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। लेकिन जब असली पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू किया गया तो उसमें सीधे तौर पे ये पूछा गया कि आप श्रद्धा को कब से जानते हैं, आखिर क्या आपने श्रद्धा को प्रीप्लान तरीके से उसकी हत्या करी है, क्या कोई उस दिन झगड़ा हुआ था, क्या ये हत्या में शामिल हथियार कहाँ पर है, आप दोनों का झगड़ा कितनी बार हुआ था। तो ऐसे करके करीब 18 सवाल थे जो पुलिस ने उस दिन पूछे थे। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसमें से कई सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आफ्ताब सही तरीके से नहीं दे पाया था, और उन्हीं सवालों को आज जो है वो कैरी किया जाएगा। इसके अलावा आज जो 50 सवाल लगभग तय किए गए हैं, उन सवालों में भी शुरुआती दौर से, यानी कि कब आफ्ताब जो है वो श्रद्धा से मिला था, उसके बाद किस तरीके से कितनी बार उनका झगड़ा हुआ था, कब कब उसने श्रद्धा को किस तरीके से मनाया, वो कब यहाँ पर श्रद्धा को लेकर आया, इसके अलावा इन 6 महीने का जो पीरियड था जो आफ्ताब ने गुजारे हैं वो कहाँ कहाँ गया था, और श्रद्धा के साथ उससे पहले वो कहाँ कहाँ गया था। ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो पुलिस को अब तक आफ्ताब ने बताई हैं। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर ये सारी चीजें दोबारा से पूछी जाती हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर आफ्ताब ने अब तक जितनी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी है वो सारी सही थी या फिर गलत थी। और शायद यही वजह है कि अब तक की जितनी इंटेरोगेशन हुई है उन तमाम इंटेरोगेशन को दोबारा से टुकड़ों में तोड़कर क्वेश्चन वाइज पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब से क्वेश्चनिंग की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि जांच में अब अहम ट्विस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तेजश्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण, हिमांशु, जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, नजर बनाए रखेगा। श्रद्धा को जिस बात का डर सता रहा था वो सच साबित हुई, आफ्ताब उसका कातिल बन गया। लेकिन बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद श्रद्धा ने आफ्ताब से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा, क्यों वो खुद अपनी जान की दुश्मन बन गई। फर्स्ट टाइम मिले थे तो मेरे उनके गले पे निशान था, उनके चेहरे पे लगा था उनको। अब्यूजिव है लड़का, हाथ उठाता है, वॉयलेंट होता है। श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री पर सवाल ही सवाल हैं, लेकिन एक बात आईने की तरह साफ है कि श्रद्धा आफ्ताब की ज्यादतियों की शिकार रही। इसमें कोई शक नहीं कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता था। उसने श्रद्धा को कहीं का नहीं छोड़ा। श्रद्धा की जिंदगी उसने नर्क बनाकर रख दी। खुद श्रद्धा ने अपनी जुबानी ज्यादती की पूरी कहानी बताई। आफ्ताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है।
वो 23 नवंबर 2020 की तारीख थी, जब मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ठीक 2 साल बाद 23 नवंबर 2022 को श्रद्धा की ये शिकायत दुनिया के सामने आई है। श्रद्धा का डर सच बनकर सबके सामने है। जो खौफ श्रद्धा को खाए जा रहा था, तकरीबन वैसा ही उसके साथ हुआ। जरा श्रद्धा के शिकायती खत का ये हिस्सा फिर से पढ़िए। उम्र 25 साल, आफ्ताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आफ्ताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। कितनी हैरत की बात है कि जैसा अंदेशा श्रद्धा ने जताया, उसके साथ वैसा ही हो गया। अब तक की तफ्तीश बता रही है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को गला दबाकर मारा, उसकी लाश के 35 टुकड़े किए और उसे एक एक कर बाहर फेंक दिया। श्रद्धा ने ये शिकायत आफ्ताब के हाथों बेरहमी से पिटाई के बाद दी थी। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ऐसी ज्यादती आफ्ताब ने कई बार की। दोस्तों को भी इसकी जानकारी थी। लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं। मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था। उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प। काश श्रद्धा वक्त पर संभल जाती। पुलिस को दी गई शिकायत पर वो डटी रहती। सवाल है कि श्रद्धा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो खुद को आफ्ताब से दूर नहीं कर पाई। ये राज भी श्रद्धा की इस पुलिस कंप्लेंट में समझ में आ जाता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसके माता पिता को पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। उन्हें ये पता है कि हम साथ रहते हैं। वो वीकेंड में आते हैं। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने ये पुलिस कंप्लेंट तब दी थी जब आफ्ताब ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए। दोस्तों ने श्रद्धा को हिम्मत दी। श्रद्धा पुलिस स्टेशन गई, शिकायत भी दर्ज कराई। तब लगा कि इस बार वो आफ्ताब के जाल से बाहर निकल आएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आफ्ताब के आगे श्रद्धा एक बार फिर मजबूर हो गई। वो मजबूरी उसकी मौत बन गई। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। श्रद्धा केस में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता इसे लव जिहाद का नतीजा बता रहे हैं। हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता, ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी है वही कर सकते हैं। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। आप जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। दोषी उससे सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। कौन नहीं कह रहा है? बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सपोर्ट कर रहा है उसको? कौन नारे लगा रहा है कि उसको छोड़ दो? कौन बोल रहा है? वो जुल्म हुआ है। मगर अगर आप इसको इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फिर आप तो उन महिलाओं को जो जुल्म हो रहा है वो गलती होगी। कल आप अखबार उठाकर देखिए, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि महिलाओं पर जुल्म होता है, इसको रोकने की जरूरत है। तो इसको रोकने की जरूरत है। पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है। हिंदू का साथ बातचीत करके, हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में
भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं वो लोग को लेके आया हूं। आप देखिए देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाख जहाज का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। मेघालय आसाम पुलिस ने जो गोलियां चलाई अब पर वहां जाए, लोग मर रहे हैं, यहां आकर क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या बकवास बात करते हैं। देखिए महिलाओं पर जो जुल्म देश में होता है वो मर्दों की सिक माइंडसेट की वजह से होता है। इसको कैसे खत्म किया जाए। अब वो आजमगढ़ में एक लड़की के 6 टुकड़े कर दिए गए, दिल्ली में एक लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज की तो उसके ही पिता ने उसको मारकर सूटकेस में फेंक दिया। आज दिल्ली में एक ड्रग एडिक्ट ने अपने ही घर में जाकर अपनी माँ को, अपने पिता को, उनका मर्डर कर दिया। ये नजर नहीं आता क्या उनको? फिर ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों से नफरत पैदा किया जाए। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।